हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वॉच मिस्ट्रीज शॉर्ट्स। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे टाइम ट्रेवल मूवी इन द शेडो ऑफ द मून को। तो मूवी की शुरुआत साल 2024 के सीन से होती है, जहां हम फिलाडेल्फिया शहर को देखते हैं और इस शहर में एक वॉर हो रही होती है, जिस वजह से ये शहर तबाह हो गया होता है। अब यहाँ से कहानी कई साल पीछे साल 1988 में जाती है, जहाँ फिलाडेल्फिया शहर काफी खुशहाल होता है। यहाँ हम 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें एक आदमी पियानो बजा रहा होता है, एक लेडी बस को ड्राइव कर रही होती है और एक शेफ होता है। और अचानक से एक साथ इन तीनों को ब्रेन हेमरेज होने लगता है और थोड़ी ही देर में इन तीनों की डेथ हो जाती है। यहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फ्यूचर से यहाँ आई है। वो यहाँ से भागकर कहीं जा रही होती है। वहीं उस लेडी के बस ड्राइव करते समय डेथ होने से रोड पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर थॉमस लॉकहार्ट को देखते हैं, जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी वाइफ को पेनकेक बनकर देता है और अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। थॉमस अपने साथी मैडॉक्स के पास जाता है, जिसके बाद ये दोनों उसी जगह आते हैं जहां उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ थॉमस का ब्रदर इन लॉ ब्रान होल्ट भी होता है, जो कि एक डिटेक्टिव है और वही इस केस की जांच कर रहा होता है। थॉमस उस लेडी की डेथ बॉडी के पास जाकर उसे देखता है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि इस लेडी की डेथ हेमरेज की वजह से हुई है, लेकिन ये नहीं जानते कि इस लेडी को हेमरेज कैसे हुआ। अब यही थॉमस देखता है कि इस लेडी के ब्रेन के छोटे छोटे टुकड़े होकर वो ब्रेन बाहर आ गया है, जो कि काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। फिर थॉमस देखता है कि इस लेडी की गर्दन पर 3 अजीब मार्क्स हैं। इसके बाद डिटेक्टिव होल्ट को पता चलता है शहर में और 2 लोगों की डेथ हेमरेज से हुई है। डिटेक्टिव होल्ट उन दोनों डेथ बॉडीज को देखने जाते हैं। थॉमस भी मैडॉक्स के साथ वहां जाता है और ये देखते हैं कि इन दोनों की डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई है जैसे उस लेडी की डेथ हुई है और इन दोनों की गर्दन पर वैसे ही 3 मार्क्स होते हैं। अब इसके बाद तीनों डेथ बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डिटेक्टिव होल्ट थॉमस से इस केस से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने से डिटेक्टिव होल्ट का करियर बन सकता है। लेकिन थॉमस को ये केस काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाकर उन तीनों डेथ बॉडी के बारे में डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि उन तीनों की गर्दन पर जो 3 मार्क्स के निशान हैं, वो किसी इंजेक्शन के हैं, जिससे इनकी बॉडी के अंदर किसी तरह का अनस्टेबल इसोटोप डाला गया है। लेकिन डॉक्टर थॉमस से कहते हैं सब के बारे में पता करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अब वो डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। फिर थॉमस और मैडॉक्स एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ थॉमस उसी केस के बारे में बात कर रहा होता है। यही थॉमस अपनी वाइफ के लिए एक ब्रेसलेट लेता है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि एक लड़की पर हमला हुआ और उसकी गर्दन पर किसी ने नुकीली चीज से हमला किया, जिससे उसकी गर्दन पर 3 निशान बन गए हैं, लेकिन वो अभी जिंदा है। अब ये जानकर थॉमस मैडॉक्स के साथ तुरंत उस लड़की के पास जाता है। वही वो लड़की काफी डरी हुई होती है। थॉमस उससे बात करता है और वो लड़की उसे बताती है कि जिसने उस पर हमला किया वो एक लड़की थी, जिसने ब्लू हुडी पहना था और उसके लेफ्ट हैंड पर खून था और वो सूख चुका था। अब तभी यहाँ डिटेक्टिव होल्ट भी आ जाता है और तभी इस लड़की को भी हेमरेज होने लगता है, जिसके बाद उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। लेकिन फिर पुलिस उसकी बताई जानकारी के मुताबिक यहाँ आसपास से ब्लू हुडी पहनी हुई ब्लैक लड़कियों को अरेस्ट कर लेते हैं। इसी दौरान हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि फ्यूचर से आई है। इस लड़की का नाम रिया होता है और यही उन सभी लोगों को इसोटोप का इंजेक्शन लगाकर मार रही है। अब तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है, लेकिन उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही रिया यहाँ से भाग जाती है, मगर वो थॉमस और मैडॉक्स की कार के सामने आ जाती है और थॉमस उसके लेफ्ट हैंड पर लगे खून और उसे ब्लू हुडी पहने देख समझ जाता है कि यही लड़की किलर है। इसलिए अब थॉमस और मैडॉक्स उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन रिया जमीन के नीचे सबवे में चली जाती है। थॉमस भी नीचे जाता है, जहां उसे एक डिवाइस मिलता है जो कि एक तरह का इंजेक्शन होता है। वहीं दूसरी तरफ मैडॉक्स डिटेक्टिव होल्ट और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ सबवे स्टेशन पहुंचकर बाहर जाने के हर रास्तों को लॉक करवा देते हैं और तभी यहाँ मैडॉक्स के सामने रिया आती है। यहाँ इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें रिया मैडॉक्स से बचकर निकल जाती है। तभी थॉमस भी यहाँ आ जाता है और रिया का पीछा करता है। रिया एक जगह जाकर रुक जाती है और थॉमस उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी रिया थॉमस का नाम लेती है, जिससे पता चलता है कि वो थॉमस को जानती है। फिर वो थॉमस को उसकी बेटी होने के लिए बधाई देती है, लेकिन थॉमस को ये सब समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी वाइफ की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। अब तभी रिया थॉमस से माफी मांगती है, क्योंकि उसने थॉमस के साथी के साथ कुछ तो किया है, लेकिन थॉमस को समझ नहीं आ रहा होता और वो रिया को अरेस्ट करने लगता है। तभी इन दोनों के बीच यहाँ फाइट होती है, जिसमें रिया थॉमस को एक बेंच से बांध देती है और कहती है कि हम जल्द ही मिलेंगे और रिया यहाँ से जाने लगती है।
लेकिन तभी थॉमस उस इंजेक्शन से रिया पर हमला करता है और रिया ट्रेन की पटरी पर चली जाती है, जहां ट्रेन से उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी वही डेथ हो जाती है। अब इस सब से थॉमस काफी सैड हो जाता है। फिर इस जगह पुलिस आकर रिया की डेथ बॉडी के पीसेस को ले जाती है। रिसर्च से पता चलता है कि किसी ने रिया हाथ पर गोली चलाई थी, जो कि एक सर्विस रिवॉल्वर से चली है। इसलिए एक ऑफिसर थॉमस की गन को चेक करता है, लेकिन थॉमस ने वो गोली नहीं चलाई थी। थॉमस जब बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और वो हॉस्पिटल में है। ये जानकर थॉमस तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी वाइफ की डिलीवरी होती है और उसे एक बच्ची होती है। ये जानकर थॉमस हैरान हो जाता है, क्योंकि रिया ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अब यहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से उसकी वाइफ की डेथ जाती है, जिससे होल्ट और थॉमस काफी दुखी हो जाते हैं। अब कहानी 9 साल आगे साल 1997 में जाती है, जहां अब थॉमस की बेटी एमी बड़ी हो गई होती है। साथ ही उस केस के बाद थॉमस का प्रमोशन हो गया होता है और वो डिटेक्टिव बन गया होता है। अब थॉमस को पता चलता है कि आज 9 साल बाद फिर से एक आदमी की उसी तरह हेमरेज से डेथ हुई है और उसकी गर्दन पर भी वैसे ही 3 इंजेक्शन के निशान है। ये जानकर थॉमस तुरंत वहां जाता है और उस आदमी की डेथ बॉडी को देखता है। उसे देखकर थॉमस शॉकेड हो जाता है, क्योंकि उस दिन के बाद 9 सालों तक कोई भी इस तरह नहीं मरा था। अब इसके बाद ये सब सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं। ये देखते हैं कि एक लड़की बिल्कुल रिया जैसा ब्लू हुडी पहनकर यहाँ आई थी और उसने ही इस आदमी को भी इसोटोप का इंजेक्शन लगाकर मारा है। थॉमस यहाँ देखता है कि इस लड़की के लेफ्ट हैंड पर भी खून लगा है, लेकिन वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई उसकी कॉपी कर रहा है तो उसे लेफ्ट हैंड पर लगे खून के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि पुलिस ने तो कभी भी प्रेस में ये सब बताया ही नहीं था। इसलिए अब थॉमस को लगने लगता है कि यह वही असली रिया है, जिसने 9 साल पहले लोगों को मारा था। थॉमस अपने साथी मैडॉक्स से कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि हम फिर मिलेंगे, और अब मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए थॉमस 9 साल पहले के केसेस को रीओपन करता है। लेकिन जिनका भी मर्डर हुआ है, इन्हें उन सभी लोगों के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन का पता नहीं चलता। और अब 9 साल पहले रिया के पास से मिली उनकी कीस की जांच की जाती है और पता चलता है कि ये किस चीज की कीस है। वहीं अब रिया शहर में और भी ज्यादा लोगों का उसी तरह मर्डर कर रही होती है। इसी दौरान थॉमस को पता चलता है कि वो चाबियां एक प्लेन की है, जो कि पिछले साल 1996 में बना है। लेकिन अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अगर वो प्लेन पिछले साल बना है तो रिया के पास ये चाबियां 9 साल पहले कैसे आई। इसलिए अब थॉमस ये पता करने के लिए मैडॉक्स के साथ इस प्लेन के एयरफील्ड पर जाता है। इसी दौरान एक सीनियर फिजिसिस्ट नवीन राव थॉमस से मिलने आता है और कहता है कि 9 साल पहले हुए मर्डर और अब हो रहे मर्डर्स, ये दोनों ही अपने वक्त के सबसे बड़े ब्लड मून के समय हुए हैं, और हर 9 साल में एक ब्लड मून के समय ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉकेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे एक तरह का ब्रिज बन जाता है, जिसकी मदद से हम दूसरी टाइम लाइन में जा सकते हैं। लेकिन थॉमस और मैडॉक्स को नवीन राव की बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देते और एयरफील्ड आ जाते हैं। लेकिन ये लॉक होता है। मैडॉक्स कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन थॉमस को अंदर कोई दिखता है, इसलिए वो अंदर जाता है, जहां इतनी रात एक आदमी यहाँ होता है और यहाँ रिया भी होती है, जो कि थॉमस को गन पॉइंट पर लेकर उससे कहती है, थॉमस दोबारा मिलकर अच्छा लगा। और रिया थॉमस से कहती है कि तुम्हारा निशाना अच्छा होता तो मैं नहीं बचती। फिर रिया उसे चेयर से बांध देती है। अब तभी और पुलिस यहाँ आ जाती है। मैडॉक्स छुपते हुए अंदर आता है, लेकिन रिया उसे गन से शूट करके मार देती है। हालांकि उसने जानबूझकर ये नहीं किया था, और ये वही घटना थी जिसके लिए रिया ने साल 1988 में थॉमस से माफी मांगते हुए कहा था कि उसने उसके साथी मैडॉक्स के साथ जानबूझकर ये नहीं किया था। अब यहाँ रिया उस प्लेन की कीस चुराकर थॉमस को अपने साथ एक बीच पर ले जाती है। वो थॉमस को पानी में फेंक देती है और जब थॉमस बाहर आता है तो प्लेन क्रैश हो चुका होता है, लेकिन इस बार रिया की बॉडी यहाँ नहीं होती, जिसका मतलब है कि अब रिया जा चुकी है। अब थॉमस को यकीन हो जाता है कि रिया फ्यूचर से आई है, जिसके बाद थॉमस को इस केस में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। अब कहानी फिर से 9 साल आगे साल 2006 में जाती है, जहां अब थॉमस को एक आदमी हेरोल्ड नोवाक के बारे में पता चलता है। उसकी भी डेथ साल 1988 में हेमरेज की वजह से हुई थी और उसकी गर्दन पर भी 3 इंजेक्शन के निशान थे, लेकिन क्योंकि इसका केस उनके एरिया में नहीं आता, इस वजह से ये उनसे मिस हो गया था। अब थॉमस नवीन राव को भी फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि नवीन राव की थ्योरी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब पिछले 9 सालों से नवीन राव के बारे किसी को कोई जानकारी नहीं होती। अब यहाँ थॉमस हेरोल्ड नोवाक के घर जाकर उसकी वाइफ से बात करता है
थॉमस को चलता है कि हेरोल्ड नोवाक एक तरह की अमेरिकन मूवमेंट चला रहा था, और शॉकिंगली थॉमस को पता चलता है कि अब तक जितने भी लोगों का मर्डर रिया ने किया है वो सभी हेरोल्ड नोवाक के इस मूवमेंट में शामिल थे। यहाँ थॉमस को हीथल रसेल के बारे में पता चलता है, जो कि हेरोल्ड नोवाक के साथ इसमें मिली थी, और वो अभी कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। अब ये सब जानने के बाद थॉमस डिटेक्टिव होल्ट से मिलने जाता है ताकि वो हीथल रसेल का एड्रेस पता कर सके। अब यहीं हमें ये भी पता चलता है कि थॉमस की बेटी एमी अब डिटेक्टिव होल्ट के साथ रहने लगी है, और थॉमस अब अपनी बेटी से बहुत कम मिलता है। यहाँ थॉमस डिटेक्टिव होल्ट को सब कुछ बताता है और कहता है कि वो लड़की रिया फ्यूचर से पास्ट में आ रही है, और वो 1997 में इसलिए वापस आई क्योंकि तब तक वो मरी ही नहीं थी। थॉमस बताता है कि वो फ्यूचर से पास्ट में जा रही है और हर बार वो 9 साल के गैप में आती है। यहाँ थॉमस डिटेक्टिव होल्ट को समझाने की कोशिश करता है कि रिया 1988 में मर चुकी है, लेकिन क्योंकि वो 1988 में आने से पहले 1997 में आई थी, इसलिए वो हमें उस साल भी मिली, और 1997 में आने से पहले वो 2006 में आई होगी, जिसका मतलब है कि वो अब फिर से आने वाली है। लेकिन होल्ट को लगने लगता है कि थॉमस अब पागल हो गया है। वो थॉमस से कहता है तुम्हें अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ये कहकर होल्ट यहाँ से चला जाता है। लेकिन थॉमस को अपने ऊपर पूरा यकीन होता है। वो किसी भी तरह हीथल रसेल का एड्रेस पता करता है और उसके घर जाता है। लेकिन यहाँ थॉमस देखता है कि हीथल रसेल की भी अब हेमरेज की वजह से डेथ हो गई है, जिसका मतलब है कि रिया फिर से आ चुकी है। अब तभी यहाँ थॉमस को रिया दिखती है। थॉमस उस पर गोली चलता है जो कि उसके हाथ पर लगती है, यानी कि वो गोली जो रिया के हाथ से निकली थी वो इस समय के थॉमस ने रिया के मारी थी। अब यहाँ थॉमस एक ट्रक से रिया का पीछा करता है और ये दोनों एक कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुँच जाते हैं। यहाँ से रिया थॉमस को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है और ये फिर से उसी बीच पर पहुँच जाते हैं। यहाँ रिया एक टनल से अंदर जाने लगती है जहाँ उसकी टाइम मशीन होती है। थॉमस भी उसका पीछा करते हुए इस टनल में जाता है, लेकिन यहाँ रिया अब मशीन में बैठकर यहाँ से 9 साल पीछे चली जाती है, और थॉमस उससे कहता है कि हम फिर मिलेंगे, और अब थॉमस को 9 साल और इंतजार करना होगा। अब यहीं हम नवीन राव को भी देखते हैं जो कि सब जान चुका होता है, और यहाँ से कहानी अब 9 साल और आगे साल 2015 में जाती है, जहां नवीन राव ने अब वो इसोटोप बना लिया होता है जिसकी मदद से रिया अब तक सबका मर्डर कर रही है। इसका मतलब है कि फ्यूचर से आई रिया फ्यूचर के नवीन राव के साथ मिलकर ये सब कर रही है। अब यही 9 साल बाद थॉमस इस बीच पर बैठकर रिया के यहाँ आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि कुछ ही समय में अब रिया आने वाली है। अब तभी थॉमस को पता चलता है कि उसकी बेटी एमी 9 मंथ प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए एमी अपने डैड थॉमस को मिलने के लिए बुलाती है। इसी दौरान नवीन राव भी थॉमस को यहाँ देख लेता है और किडनैप कर लेता है, जिसके बाद जब थॉमस को होश आता है तो वो नवीन राव के साथ होता है। थॉमस उससे कहता है कि मुझे छोड़ो, वो लड़की आने वाली ही होगी। अगर हमने उसे मार दिया तो पास्ट में जितने भी लोगों को जाकर वो मारने वाली है वो सभी बच जाएंगे। लेकिन नवीन राव कहता है कि रिया बिल्कुल ठीक कर रही है। तुम्हारी रिसर्च के मुताबिक वो जितने भी लोगों को मार रही है वो सभी एक मूवमेंट चला रहे थे, जिससे शायद फ्यूचर में कुछ बड़ा होने वाला है, और अब नवीन राव रिया को ऐसा करने देना चाहता है। इसलिए वो थॉमस को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस किसी तरह नवीन राव से फाइट करके अपने आप को बचाकर निकल जाता है। थॉमस तुरंत उसी बीच पर जाता है जहाँ अब रिया आती है, और अभी वो बिल्कुल ठीक होती है। उसके हाथ पर अब तक गोली नहीं लगी होती, जिसका मतलब है कि रिया साल 2006 में जाने से पहले साल 2015 में आई है। यहाँ अब रिया को थॉमस मिलती है जिसके हाथों में गन होती है। थॉमस रिया से कहता है कि अगर मैं यहाँ तुम्हें मार दूं तो यहाँ से पीछे जाकर तुम जिन्हें भी लोगों को मारने वाली हो वो सब बच जाएंगे। लेकिन रिया कहती है कि अगर आपने मुझे मार दिया तो ये पूरी दुनिया बस कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। अब यहाँ रिया बताती है कि वो फ्यूचर से आई थॉमस की ग्रैंडडॉटर है, और फ्यूचर में थॉमस ने ही उसे ये सब करने के लिए कहा है। यहाँ रिया ये बात साबित करने के तौर पर थॉमस को वही ब्रेसलेट दिखाती है जो कि सबसे पहले उसने अपनी वाइफ के लिए ली थी, जिसके बाद उसने उसे अपनी बेटी एमी को दिया, और अभी ये रिया के पास है। रिया कहती है कि ये उसे फ्यूचर में उसकी मोम यानी एमी ने दी है। अब ये सब जानकर थॉमस काफी हैरान और दुखी भी हो जाता है, क्योंकि उसने साल 1988 में रिया को मार दिया था, जिसका मतलब है कि रिया यहाँ से अब साल 2006 में जाएगी और फिर 9 साल पीछे 1997 में जाएगी, और जब वो साल 1988 में पहुँचेगी तो वहाँ वो मर जाएगी। थॉमस ये बात रिया को बताता है और कहता है कि तुम्हें पास्ट में जाकर मुझे रोकना होगा, लेकिन रिया कहती है कि टाइम ट्रेवल एक 1 वे ट्रिप है और वो जिस मिशन पर है उसे कंप्लीट किए बगैर वापस नहीं जा सकती, और अगर आगे जाकर वो मरने वाली है तो इसे वो अब नहीं बदल सकती। ये बात जानकर थॉमस अब रोने लगता है। रिया उससे कहती है कि आप घर जाइए और मोम का ख्याल रखिए, क्योंकि आज वही दिन है जब रिया का जन्म होने वाला है।
जिसके बाद रिया यहाँ से चली जाती है। लेकिन थॉमस अब काफी दुखी होता है, मगर फिर वो अपनी बेटी एमी के पास जाता है, जहाँ उसकी डिलीवरी होती है और रिया का जन्म होता है। और फिर हम फ्यूचर का सीन देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि रिया नवीन राव की डेवलप की गई टेक्नोलॉजी की मदद से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर सबको मारती है, क्योंकि उनकी वजह ही फ्यूचर में एक बड़ी सिविल वॉर हुई थी, जिसमें फिलाडेल्फिया शहर तबाह हो रहा था। और ये वही सीन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन अब रिया ने पास्ट में जाकर सबको मार दिया है, इसलिए फ्यूचर अब बदल जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल वॉच मिस्ट्रीज शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।